ये क्वेश्चन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली दी अटेम्प्ट, कौन सा अटेम्प्ट है ये? May 24। May 24 का क्वेश्चन है, पीजीबीपी प्लस अदर्स हेड्स का। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अप्रोच देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा पार्ट पहले करना है। ये मिस्टर साहिल, हर एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी। रेसिडेंट है और उसकी एज 40 साल है, मैन्युफैक्चरर है। जैसे ही मैन्युफैक्चरर दिखे, मैन्युफैक्चरर है, और तो यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन उनको मिल जाएगा। ठीक है, चेन्नई में है, गिव्स यू दी फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाकर दे रखा है। ठीक है, ये मतलब आप पीनल जैसे ही देख लो तो समझ जाओ कि पीजीबीपी मेजोरिटी है इसके अंदर। अब सेल्स तो पीएनएल में आते ही आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पीएनएल में आता ही आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, तो यस डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी यहाँ से हटाएंगे और कहाँ शो करना पड़ेगा? देखो इसमें क्या करना चाहिए आपको, है ना, एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। मैं ना एक काम ही करता हूँ ना आपको, इधर स्पेस में ऐसा, वर्किंग नोट नंबर 1, पीजीबीपी की इनकम करके दिखा रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर है अदर सोर्सेस। फिर वर्किंग नोट नंबर 3, सैलरी की इनकम। और वर्किंग नोट नंबर 4, मेरे को पता नहीं है कि इसमें सैलरी है कि नहीं, लेकिन जस्ट मैंने ऐसा अपने माइंड को सेट कर लिया कि जब जो भी आएगा ना मैं उसको यहाँ पे फिट करूंगा। ये आएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, पीजीबीपी की जब भी इनकम दे रखी हो तो पीजीबीपी नेट प्रॉफिट में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट को पिक कर लो। नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है कितना, 13,56,000, तो उसके जो इफेक्ट देने हैं वो साथ साथ देते भी जाओ। ठीक है, साथ साथ देते भी जाओ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिविडेंड पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, इसको हटा दो पीएनएल से, तो लेस कर देंगे कितना, 15,000। तो बेटा हाथों हाथ इधर ऐड कर दो, इनकम फ्रॉम, या इधर हाथों हाथ डिविडेंड लिख दो। तो सर ये अकाउंट जैसा होगा क्या, डबल इफेक्ट, इधर क्रेडिट कर मतलब इधर हटाएंगे, इधर डेबिट करेंगे, पीडल से हटाएंगे और इधर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो भाई डबल इफेक्ट ऐसा यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि डबल इफेक्ट होंगे ही होंगे, हो सकता है इनकम एग्जाम तो इधर से हट जाएगी, कहीं पे भी ऐड नहीं होगी, वो डिपेंड करता है। अब विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नेट ऑफ टीडीएस है, टीडीएस 4,500 है, 10,500 पीडल में क्रेडिट कर रखे, तो लेस कर दी 10,500, लेस कर दिए, जितना पीएनएल में था वो हटा दिया। कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, लेकिन ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। तो आप क्या करोगे, 10,500 प्लस 4,500, 10,500 प्लस 4,500 करके यहाँ पर ऐड कर दोगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स दे दिया है, ये पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, इसको लेस कर देंगे। तो ये कितना था आपका, 45,000, ये लेस कर दो। अच्छा एक वर्किंग नोट और बना लो भाई, बचा क्या, वर्किंग नोट पांचों हेड लिख के रख लिए। अब क्वेश्चन आएगा ऐसा तो इसमें सब हेड के कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो होंगे कैपिटल गेन से। तो कैपिटल गेन्स में देखो कैपिटल गेन निकालना पड़ता है बेटा। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, वही सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ये तो कितने अच्छे हैं कि आपको कैपिटल गेन निकाल के ही दे दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो मतलब जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको है ना, में हर चैप्टर का ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बेसिक पॉइंट पूछ लेंगे ना। अब आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर आ गया प्रॉफिट ऑन शेयर्स, ये 45,000। अब कोई शेयर्स में लॉस वॉस होगा तो यहाँ सेट ऑफ कर देना। तो क्या करते जाइए, पहले सारे वर्किंग नोट में आप स्पेस देख लो, पीजीबीपी के लिए ज्यादा जगह लगेगी, तो हो सकता है आप पैसे भर रहे हो एग्जाम कॉपी के लिए, तो इतना टेंशन मत लेना कि यार इतनी स्पेस छूट गई, क्या हुआ। वर्किंग नोट्स आपने एक पेज छोड़ दिया, वर्किंग नोट्स बनाना चालू कर दी, क्योंकि एक पेज, फर्स्ट पेज पे तो पूरा मेन फॉर्मेट रहेगा। ठीक बच्चों, अपना मेन फॉर्मेट तो क्या है, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम, कैपिटल गेन्स, हाउस अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ को माइनस करते हैं तो ये जाता है जीटीआई। फर्स्ट पेज पे ये फॉर्मेट बना रखा है आपने,
फर्स्ट पेज पे ये वाला फॉर्मेट आपने बना रखा है ना, तो ये बना रखा है। अब यहां से जैसे सैलरी की इनकम वर्किंग नोट नंबर 1 ला के रख दिया, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो भी अपन ने वर्किंग नोट डाला है वो 2 ला के रख दिया, वर्किंग नोट 3 के हिसाब से। तो एक पेज पे पहले पूरा इनकम टैक्स का फॉर्मेट बना लो और फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स पे काम चालू करो पहले। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस साइड आने के बाद ओपनिंग स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, परचेस में कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में कोई दिक्कत नहीं है। एसजीएसटी की पेनल्टी है यार, ये नहीं आती है, ऐड कर देंगे पेनल्टी। तो ये पेनल्टी लगी है, आप क्या कर दो, ऐड कर दो 7,000। ठीक है सर। भाई पूरा फॉर्मेट के साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा, है ना, अभी ये कि ऐसा लिख के नहीं करवा सकता मैं। ये 7,000 आप ऐड कर दो। जीएसटी पेड, तो जीएसटी पेड तो पीएनएल में आता ही आता है, इसमें कुछ नहीं कर रहे। इनकम टैक्स पेड होता था वो डिसअलाउ हो जाता। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में आते ही आते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी पीएनएल में भी देखेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें थे। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स तो बेटा 20,000 है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर से तो यहाँ से हटा दो, तो ये करके रख दिया अपन ने। ऐड कर क्या कर रखा है उसने, माइनस कर रखा है, ऐड कर दो लॉस ऑन शेयर्स 20,000। और अब आपको पता है कि यार ये तो लॉस ऑन शेयर है, इधर आ जाएगा, लॉस ऑन शेयर 20,000 है। अब बच्चे क्या गलती करेंगे पता है, अब बच्चे ये गलती कर देंगे कि यार हाथों हाथ माइनस करके सेट ऑफ करके लिख देंगे, मत जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना। क्यों नहीं होगा, अभी अपन को देखना पड़ेगा कि यार ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, दोनों ही मतलब वो डिपेंड करेगा ना, आगे जाके पता चला इन्फॉर्मेशन दे दी कि कौन सा लॉन्ग टर्म है कौन सा शॉर्ट टर्म है। शांति रखेंगे, अभी कट ऑफ नहीं करना है। ये क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, खुद प्रैक्टिस करना। जो भी आज क्वेश्चन होंगे, 3 दिन क्वेश्चन होंगे, उनको कम से कम 2-2 3-3 बार सॉल्व करना। इससे पूरा इनकम टैक्स भी रिवाइज होगा एंड आपका माइंड भी ओपन होगा। तो एक सेम सिमिलर क्वेश्चन, हर बार नए क्वेश्चन पे मत जाना, क्योंकि क्या होगा, हर बार नए क्वेश्चन में तो कितने नए पॉइंट बन सकते हैं आप सोच नहीं सकते हो। इन 3-4 क्वेश्चन को बार बार, जो हम 2-3 दिन में पढ़ेंगे, बार बार आप सॉल्व करिए, इन पे ही ग्रिप अच्छे से बनाए। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मशीनरी का आता ही है, डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चों, डेप्रिसिएशन ये वाला नहीं आता है कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स होगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, अकाउंट्स के हिसाब से, तो वी इग्नोर अकाउंट्स, हमको अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। वहां पे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो ये हटा देते हैं, मुझे पता है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट इनकम टैक्स, तो ये ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन करके 2 लाख। तो फॉर्मेट सेम रखना। फर्स्ट पेज पे आप सिर्फ पूरे इनकम टैक्स का फॉर्मेट बना लीजिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी करके जीटीआई तक आ जाइए। फिर इन सब के वर्किंग नोट्स बना के स्पेस छोड़ के रखो, सबसे ज्यादा स्पेस छोड़ो पीजीबीपी के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 45,000। अब वो देखते हैं ना, इंटरेस्ट टू बैंक, यस 43B के हिसाब से आता है, लेकिन लेट्स सी उसने क्या किया है आगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 45,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ असेसी। कमीशन मार्केट वैल्यू कितनी, 36,000 है, ज्यादा पे कर रखा है, 10,000 ऐड कर देंगे। तो पीजीबीपी में जाकर क्या करा, वर्किंग नोट में ऐड कर दिया आपने 10,000, एक्स्ट्रा डिसअलाउ हो जाता है। किसी को सेक्शन याद हो तो बहुत अच्छी बात है, देखो अभी सेक्शन याद रखने में फोकस मत करो, नहीं याद है कोई समस्या नहीं है, हो जाएंगे याद, है ना। एक बार पहले इन पे ग्रिप कर लो, क्वेश्चन बने, फिर क्या होगा, मल्टीपल टाइम चीजें रिपीट होगी, तो आपको सेक्शंस भी याद होते जाएंगे। असेसी पेड 33,000 कैश इन ट्रांसपोर्टर, बार बार यही पूछते हैं यार, कितनी बार यही पूछा हुआ है, कितनी बार ये पूछा हुआ है, ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट 35,000 होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब सम ऑफ ₹4,000 पर मंथ वाज पेड एज सैलरी टू दी स्टाफ एंड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। तो खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया है, 4,000 रुपये माइनस पर मंथ है क्या, तो भाई माइनस कर देंगे,
4,000 रुपए यहाँ से आप क्या कर दो माइनस, क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, पीएनएल में नहीं आया है, माइनस कर दो, सैलरी है 4,000 रुपए की तो है। हाँ, अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है बैंक टर्म लोन, ये ना मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया है, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करती है, एग्जैक्ट उठा के नहीं पूछ लेती है, कुछ ना कुछ तो लोचा करेगी, आगे जाके करा है इनने। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड इतना था 20,000 एंड बैलेंस वॉज पेड इन अक्टूबर। बेटा मुझे एक बात बताओ, कब तक पे कर सकते हैं, कब तक पे कर सकते हैं, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर तक पे कर सकते हैं। 20,000 तो पे है, कोई दिक्कत नहीं, बचा कितना जरा देखो, बचा कितना है, 40,000 बचा है। तो अब यार इसके लिए डेट कौन सी ले, इसके लिए डेट कौन सी ले, आप मुझे बताओ, 31 जुलाई लूं कि 31 अक्टूबर लूं, आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन सी डेट लें? देखो, ऐसे अब रैंडम गैसेस नहीं करना है बेटा, रैंडम गैसेस नहीं करना है, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। आओ इसका टर्नओवर देखो, टर्नओवर देखो इसका, टर्नओवर देखो, ऑडिट करवाने की जरूरत है क्या बच्चे इसको, ऑडिट कराना है या नहीं कराना है डिपेंड करता है कि करंट ईयर का टर्नओवर कितना है। तो फिर बताओ कौन सी डेट लूं, 31 जुलाई, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, समझे? ऑडिट कराना है या नहीं कराना है वो डिपेंड करता है इस साल का टर्नओवर कितना है, टीडीएस काटना है या नहीं काटना है, वो इंडिविजुअल तभी टीडीएस काटते हैं जब वो बिग एसएससी होते हैं कुछ सेक्शंस के अंदर, तो वो देखते हैं प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। ओके, तो यहाँ पे डेट है और इसने कब पे करा है, 31 अक्टूबर, तो बेटा डिसअलाउ कर देंगे, ऐड कर देंगे 40,000, 40,000 आप ऐड कर दो। वो प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए। अब आपने वो सेक्शन 44 ए बी जाके पढ़िए बेटा, 44 ए बी, 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है उनको ऑडिट कराना पड़ता है, प्रोफेशन में जिनका 50 लाख से ज्यादा होता है उनको ऑडिट कराना पड़ता है। हाँ, इसलिए पहचान में विश्वास नहीं हुआ, नाम से आया इसलिए। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 कंट्रीब्यूटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर इसने झोल कर दिया, अब इसने क्या कर दिया, झोल कर दिया, 10,000 रुपए ऐड कर देंगे, 10,000 रुपए ऐड कर दो प्रॉफिट में। बच्चों इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, डिडक्शन देंगे इसकी, डिडक्शन देंगे, तो जब डिडक्शन देंगे तो डिडक्शन देंगे 80G में, यार डिडक्शन कितनी दूं यार, डिडक्शन यहाँ, यार मजे ले लिया इंस्टीट्यूट ने, क्या नाम दिया है यार, मैं 50% दूं कि 100% दूं, देखो एक बात बोलूं, बीइंग अ टीचर नहीं बोलूंगा, बीइंग अ स्टूडेंट बोलूंगा जो पेपर दे रहा है, 50% कर कर आएंगे बच्चे, लेकिन याद करो 50% में ड्रॉट नहीं लिखा हुआ है, सॉरी 50% में वहां ड्रॉट लिखा हुआ है, यहाँ ड्रॉट नहीं लिखा हुआ है, बस, बस वही है, तो फिर मेरा ना, मेरा दिल बोलेगा कि मैं 100% दे देता हूँ, मेरा दिल बोलेगा मैं 100% दे देता हूँ, बट इंस्टीट्यूट ने फालतू में गेम खेला यार, फालतू में गेम खेला, इतना इतने माइनर पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए, बट पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड है, सूखे का फंड है, तो 50% ऑफ डिडक्शन मिलती है, या 100% में आना चाहिए एज पर मी। अब देखो बच्चों ये लिखा, यहाँ पे लिखा, ये पॉइंट नंबर 6 और 7 है, पॉइंट नंबर 6 और 7 है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर रिप्रेजेंट सोल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर कौन सा है बेटा, ये यहाँ पर आपने जाके लिख लिया लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, ये शॉर्ट टर्म है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड फॉर 2 इयर्स, शेयर्स में 12 महीने देखते हैं, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया था, तो ये लॉन्ग टर्म है, तो मुझे क्या लगता है कि सेट ऑफ नहीं होना चाहिए यार, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से नहीं होता है कि उल्टा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं होता है ना, तो यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा। श्रेया आपने क्या पूछा बेटा?
इंक्लूडेड है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, खर्चा P&L में डाल रखा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वाला खर्चा आना नहीं चाहिए, तो यहाँ से ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे और डिडक्शन वाले सेक्शन में जाके लेस कर देंगे। तो यहाँ पे सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, मतलब बच्चे से एप्लीकेशन पहनकर पूछे जा रहे हैं। वो 15 नंबर आपको इजी नहीं दे रहे, ये स्टेप मार्किंग लाओ इसके अंदर। स्टेप मार्किंग पे फोकस होना चाहिए, 100% परफेक्शन पे फोकस करोगे। आईसीआई ने क्या किया मैंने अभी देखा नहीं, देख लेंगे नीचे सजेस्टेड में। तो 100% आप अपने माइंड को ये सेट कर लो कि मेरे को तो इसमें से पूरा ही करना है, कुछ भी हो जाए मेरा गलत कर छूटना ही नहीं चाहिए, होना ही पूरे नंबर। भाई मत सोच, थोड़ी सोच सही रखना है इसके अंदर। फिर अब ये हो गया। नेक्स्ट है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50,000। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अब बेटा कल ही बताया था, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल की 80C में क्या मिल जाती है, डिडक्शन। पति देख लो, इस बेवकूफ इंसान ने P&L में डेबिट तो नहीं कर दिया, पता चला हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल को ही P&L में डेबिट करा, नहीं उसने तो इंटरेस्ट को कर रखा है। ठीक है साहब। एंड इट रिलेट्स टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 260, तो बेटा इधर अपने एक वर्किंग नोट बना रखा होगा किसका, हाउस प्रॉपर्टी का, तो हाउस प्रॉपर्टी की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी कितनी कर दो, 0। 0 बेटा इसमें से क्या कर दो, इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंटरेस्ट माइनस कितना, 260 का इंटरेस्ट है ना। अरे बाप रे, बच्चों की क्या जान लेंगे क्या ये? पूरा इनकम टैक्स एक ही बार में पूछ लेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग 2 ही लाख माइनस कर पाएंगे, 2 लाख माइनस करेंगे। तो बच्चे 2 लाख माइनस तो कर दिया, अब इधर देखो बच गया कितना, 60,000। बच गया कितना, 60,000। बच गया 60,000। अब एक्स्ट्रा की डिडक्शन मिल जाएगी क्या? एक्स्ट्रा की डिडक्शन मिल जाएगी क्या? अब मिलना तो है ये। हाउसिंग लोन कैराना बैंक से लिया है, मार्केट वैल्यू 50 लाख से कम है, लोन की अमाउंट 35 लाख से कम है, सैंक्शन डेट 16/17, मतलब डबल ई लग जाएगा। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा नहीं था डबल ई भी एग्जाम में पूछ, यार पुराना सेक्शन हो गया है। 16/17 और वहां 50,000 की लिमिट है, वहां 50,000 की लिमिट है भाई। दक्ष करके बैठा है बेटा क्वेश्चन तू करके बैठा है, सारे आंसर सही दे रहा है तू, ऑलरेडी करके बैठा है। 50,000 की डिडक्शन मिलेगी 80 में। माँ कसम यार, क्या करे, पूरा इनकम टैक्स ही पूछ ले क्या, एक क्वेश्चन में इनकम टैक्स ही पूछ लो। ठीक है साहब, खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया। फिर है ना बच्चों, यहाँ पर ये बता, इस अमाउंट वेयर नॉट डेल्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा है कि भैया ये वाली जो अमाउंट थी ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेल्ट नहीं की थी, तो यहाँ से हटा के हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट करना पड़ता, उसका सीधा ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी में करना पड़ेगा। ये वहां कैसे याद आएगा, सुन, तो 4 क्वेश्चन होंगे। आज तो क्या 4 होंगे, आज तो होंगे नहीं, 2 3 3 4 दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन 4 क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स करके जाना, पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे, पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करना पॉइंट्स रिपीट हो, नहीं तो देखो पढ़ा तो पूरा है, आपको ऐसा तो नहीं बोल रहा, आपको ऐसा लग तो नहीं रहा कि सबने कोई सेक्शन ही नहीं बताया हमको, बताया सब है, लेकिन वहां अप्लाई करते बनना चाहिए ना, फिर थोड़ा एप्लीकेशन का भी खेल रहेगा, थोड़ा तो एप्लीकेशन रहता ही है। डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर ओपनिंग डब्ल्यूडीबी दे रखा है, एडिशन 180 दिन से ज्यादा 2 लाख, टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख, तो ये 12 लाख है, 12 लाख है। 2 लाख का इसने 180 दिन से ज्यादा है और 2 लाख का 180 दिन से कम है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा 15% से, के ऊपर पूरा 15% से, और इसके ऊपर 7.5% ये डेप्रिसिएशन आएगा भाई। शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, भैया इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल को इग्नोर कर दो, वाह मेरे शेरों। यहाँ पे लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बेचारा बच्चा है जोश जोश में याद आ गया उसको, पहली बात तो एग्जाम में याद आता ही नहीं है।
और याद आ गया बेचारा एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके आया, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो इग्नोर करना था यार, इग्नोर करना था, ज्यादा जोश सही नहीं है बेटा। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन, 15 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स भाई, 15 नंबर इतने आसानी से नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव यू 15 मार्क्स सो इजीली। इनने क्या करा देख लेते भाई, वो डिडक्शन में देख लेते हैं, एक सेकेंड यार, डिडक्शन 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 कहाँ दी रे इनने, अच्छा इसको भाई, इसको ओटीआर से भी सॉल्व करना है, इसको डीटीआर से भी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्या जान ले लो बच्चों की, ओटीआर डीटीआर भी दे दो। डिडक्शन 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 100% लिए, 100% डिडक्शन। ठीक है, तो वही यार, वो ड्राफ्ट रिलीफ फंड में खेल गए बस। पेपर लेंदी था, मतलब उस अटेम्प्ट का पेपर अच्छा खासा लेंदी माना जाएगा। आगे बढ़ते भाई, जीएसटी से अपना कोई नाता नहीं है। डोंट रन फॉर दिस 15 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट, मत रन करना, यू विल गेट इजियर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, रेसिडेंशियल, बार बार बोल रहा हूँ, उस पर पहले फोकस करेंगे, फिर से आ गया हरियाणा क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, साहिल वाला वही, ये 2 बार ऐड कर शायद हो गई है। सॉरी, ये बन रहे यार, एक्सपर्ट नॉलेज तो चाहिए ना यार। अब आ गया नेक्स्ट, रोहित सर, रोहित रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्वालिफाइड डॉक्टर है ये। बच्चों देखो, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, मैं अपना माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है, माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी, मेरे को मालूम है ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है, आई विल मेक द फॉर्मेट हियर, दिख रहा होगा आपको बराबर, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, और जीटीआई, डिडक्शन। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1, इसके लिए 2 और 3, ऐसे करके वर्किंग नोट्स बना के रख लेते हैं। ये फर्स्ट पेज पे फॉर्मेट बना के रख लिया, फर्स्ट पेज पे, उसमें दिमाग नहीं लगाया। फिर आते वर्किंग नोट नंबर 1 आपका हाउस प्रॉपर्टी का होगा, वर्किंग नोट नंबर 2 आपका सैलरी का ले लेते हैं, नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे भाई ना, नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 आपका पीजीपीपी होगा, वर्किंग नोट नंबर 4 कैपिटल गेन्स ले लेना, और ये फिर अदर सोर्सेस ले लेना। ठीक है, 4 और 5। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो हो रहा है, देखते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट रेसिडेंट, डिडक्शन में काम आएगा, डिडक्शन में काम आएगा। फिर एज कितनी है, 65 साल है, तो यार अब वो टीटीए टीटीबी में दिमाग लगाना, टीटीबी लगेगा मेरे हिसाब से भैया, टीटीबी आने वाला है इस क्वेश्चन में, 100% टीटीबी आएगा इसमें। में क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ही रन्स हिज ऑन क्लिनिक, प्रोफेशन कर रहा है, प्रोफेशन, प्रोफेशन करने वालों को ऑडिट कब कराना पड़ता है बच्चे, प्रोफेशन करने वालों को ऑडिट कब कराना पड़ता है, जब उनका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड कर जाए, भाई ऑडिट नहीं करवाना है, बच गए भैया। कभी ड्यू डेट की जरूरत पड़ गई तो यहाँ से मिल जाएगी, ड्यू डेट की जरूरत पड़ गई, वो टीडीएस वीडीएस नहीं काटा तो यहाँ से पता चल जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अभी ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला क्वेश्चन किया, ये प्रोफेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
कल सीएस वालों के जो क्वेश्चन करेंगे ना, उनके उनमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दे रखा है, उनके में रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो यहाँ पर कंसल्टेंसी फी तो आती है। अरे बाप रे, कंसल्टेंसी फी भी आती है और सैलरी भी आती है, मतलब भाई 3 जॉब भी कर रहे हैं। मतलब ये हो गया। ये अटेम्प्ट कौन सा है मेरे को, जनवरी 25। ये वाले इसमें क्या हुआ, सैलरी रिसीट फ्रॉम केयर हॉस्पिटल, मतलब ये डॉक्टर उन करते हैं ना कि खुद का क्लिनिक भी और कहीं हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहे हैं। तो उस केस में ये 1,80,000 कहाँ लिख दो, सैलरी हेड में, यहाँ से हटा देंगे। मतलब पहले तो पीजीपीपी है 859, यहाँ पर अपन ने लिखा पीजीपीपी का नेट प्रॉफिट 859, इसमें से लेस कर दो सैलरी। सैलरी कितनी है इसकी, 180, लेस 180, यहाँ लेस करा और सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं बोला, बेसिक सैलरी बोल दो 180। सैलरी का आंसर नहीं आया, सैलरी का आंसर नेट सैलरी पे आएगा। आखिरी में डिडक्शन विडक्शन देके प्रॉपरली वाइंड अप करके जो भी यहाँ से आंसर आएगा ना, वो वहां जाके मेन फॉर्मेट में लिखना। रेंटल इनकम, अरे बाप रे, सब पीएनएल में डाल दो, सारी चीजें डाल दो पीएनएल में। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 78,000, तो भाई हटा दो, लेस 78,000। अच्छा, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छे सुन, रेंटल इनकम कंप्यूटेड तो नहीं दिख रही है मुझको यार। तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी की तो पूरी स्टेप्स होती है, हाउस प्रॉपर्टी की तो पूरी स्टेप होती है भाई, मैं तो पूरी स्टेप लिखूंगा, पता नहीं कौन से अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन में सब कुछ आ जाए। एक तो क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल एक्सपेक्टेड रेंट था, एक्चुअल रेंट था। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक बार मतलब अप्रोच दिखा रहा हूँ, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, 2-3 बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, यू विल बिकम एक्सपर्ट, तो फिर टेंशन नहीं आएगा। हायर करा, वैकेंसी करा, जीएवी। तो बच्चों देखो, एक बात बताऊं, सीधे उन्हें जीएवी दे रखा है, मेरे को तो जीएवी लग रहा है ये 78, 78। रेंटल इनकम बोला है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बोला है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई थिंक कि फाइनल आंसर होता फिर। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हटा दो, अरे सारी चीजें ही डाल देगा क्या। लेस कर देंगे 10,000 और अदर सोर्सेस में डिविडेंड ऐड कर देंगे 10,000। ठीक है, मुंबई वाले क्या करेंगे पढ़ के, एंजॉय करो सैटरडे वैटरडे, हो गया क्या सैटरडे, तो सो जाओ जाके। 10,000। अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं आगे चलने की, सैलरी टू स्टाफ, ये तो आता ही आता है। हाँ, बताता हूँ आयुष बेटा, बीच में एकदम से उठा के तू कहीं से भी कुछ भी डाउट पूछ लेता है, अभी आएगा जब बताता हूँ। है ऐसा क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 590, ये तो आते ही दिख रहे हैं, कन्वेंस भी आता ही दिख रहा है, पावर इन फ्यूल भी आता ही दिख रहा है, पावर इन फ्यूल, पावर इन फ्यूल की काय की जरूरत पड़ गई इनको। ठीक है, पड़ गई होगी, क्या करना है आपको। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यार ये डॉक्टर है कि, हाँ डॉक्टर ही है, जब तो ऐसा पेंडल बनाया उसने, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट यहाँ से माइनस कर रखा है। यार इसके आगे अभी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ से तो हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से, हटाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर उन करते क्या है मालूम है, नीचे खुद का ऑफिस कर लेते हैं, मतलब खुद की यहाँ पे दुकान डाल देते हैं खुद की, ऊपर रहते हैं। तो हो सकता है कि एक ही घर के अंदर वो नीचे क्लिनिक भी खोल के बैठा हो, ऊपर रह भी रहा हो। तो थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अरे यार ये तो हटा ही दो यार, एजुकेशन लोन क्या, बेटे का एजुकेशन लोन का यहाँ डाल देगा क्या। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन 26,000, तो क्या करा आपने बेटा, यहाँ से उसको लेस कर दिया, ऐड कर दिया 26,000, और डिडक्शन का जैसे एक वर्किंग नोट रहेगा, तो वर्किंग नोट में डिडक्शन 80E में मिल जाएगी इसको 26,000 की, तो एक वर्किंग नोट डिडक्शन करेगा, वहां 80E करके लिख दिया आपने। फिर अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, सेक्शन 35 के अंदर अलाउड ही होता है, सेक्शन 35 में। दान धर्म कर लो या धंधा कर लो, मैं तो ऐसा कहता था, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप दान धर्म कर सकते हैं। ये हो गया, तो अभी तो चलो ठीक है,
थोड़ा बहुत समझ में आया, वापस आना ही पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ही इज वर्किंग पार्ट टाइम विद द केयर हॉस्पिटल, हिज सैलरी डिटेल्स एज फॉलो। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है? 13,000 रुपये और 2015, तो ये 15,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, ब्लाइंड डेफ डम हैंडीकैप तो है ही नहीं। ब्लाइंड डेफ डम हैंडीकैप तो दिख रहा है क्या? नहीं है। 180 जो है ये पूरा टैक्सेबल है, ये पूरा टैक्सेबल, तो ये अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा, ये ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, है ना, यही वो सैलरी है। अच्छा अगर, हाँ वो बात तो है। फिर अब है ना, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता बेटा, यहाँ सैलरी ज्यादा आती, यहाँ सैलरी ज्यादा आती तो क्या करते हैं? यहाँ सैलरी ज्यादा आती तो हम एक्स्ट्रा वाली सैलरी हेड में जोड़ देते, एक्स्ट्रा वाली सैलरी हेड में जोड़ देते। 50,000 भाई सुनो, जल्दीबाजी कुछ नहीं करेंगे, डिडक्शन विडक्शन कब देना है सब आखिरी में, क्वेश्चन खत्म होने के बाद। तुमको क्या मालूम कि आगे कोई सा पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। फर्दर, हिज सन हैज अंडरगोन अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन वी केयर हॉस्पिटल। बेटा उसके बेटे का इलाज हुआ वी केयर हॉस्पिटल में। द हॉस्पिटल हैव चार्ज अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर अ सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ अनरिलेटेड पेशेंट। तो मतलब उसके बेटे का इलाज हो गया, लेकिन पैसे चार्ज नहीं करे, लेकिन हॉस्पिटल वाले दूसरों से कितना चार्ज करते हैं? 1 लाख चार्ज करते हैं। तो बताओ बच्चों, ये मेडिकल फैसिलिटी है, ये मेडिकल फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, ये एग्जम्प्ट है। आई थिंक इसके बाद अब सैलरी वैलरी का कोई लोचा नहीं है, फिर वो घर की बात आ गई, खत्म। तो बच्चों फिर अब डिडक्शन विडक्शन माइनस कर देना यार। ये आ गई ग्रॉस सैलरी 1,80,000 लेस डिडक्शन। अभी डिडक्शन की भी जल्दी नहीं, बाद में ओटीआर बोल देंगे तो साला दिमाग खराब हो जाएगा अपना। आगे अपन पढ़ते हैं, इसलिए एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। मैं आपको इसलिए साथ साथ सॉल्व करके बता रहा हूँ कि फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, ऐसे 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 करना है तो आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम करेगा। He owns a residential house. The ground floor of the house, 50 portion is self-occupied by him. For the first floor, is self-occupied by him, while first floor of the house has been rented out. Okay, 50% self-occupied, 50% let out. तो भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड भी और लेट आउट भी हैज बीन रेंटेड आउट सिंस। रेंट आउट कब से कर रखा है? रेंट आउट कब से कर रखा है? 1/10/23 से। अभी क्वेश्चन उस टाइम 23-24 में पूछा था ना, ठीक है। तो बच्चों एक बात ये समझ में आ गई कि 50-50% ये, तो ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है ना, ये पीएनएल में नहीं आना चाहिए, ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वापस ऐड बैक कर देंगे। ये ना इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। जैसे मैंने कहा था कि ये नीचे दुकान खोल लेते अपने ऊपर रहते हैं, तो ऐसा होता तो फिर आधा इंटरेस्ट पीजीपीपी में अलाउड होता, आधा इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में जाता। यहाँ पे ये पूरा इंटरेस्ट हटा देंगे अपन। अब जो भी इंटरेस्ट है बेटा कहाँ पर आ जाएगा? जो भी इंटरेस्ट है 1 लाख का, ये जो भी इंटरेस्ट है ये आपका हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी यार साला दो हो गई यार, अब दो हो गई हाउस प्रॉपर्टी। तो दो हाउस प्रॉपर्टी हो गई, तो फिर वो वहां पर एक लेट आउट का कॉलम बनेगा और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, हाँ बिल्कुल, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है साहब। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ER AR। अब लेट आउट आते सही बच्चों, दिमाग अपना दिमाग लगाना नहीं, एग्जाम में दिमाग चला नहीं सकते, वहां प्रेशर में रहता है इंसान। पूरा लिख लो भाई, पूरा लिख लो, ER AR हायर वैकेंसी GAV म्युनिसिपल टैक्स NAV 30% इंटरेस्ट करेंगे भाई। हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी NAV कितनी कर दो? 0 की NAV 0। वो पुराने क्वेश्चन का था बेटा, वो पुराने क्वेश्चन का था, या इधर से कुछ होगा। रेंटल इनकम थी 78 की, अब ये रेंटल इनकम थी शायद। अब उसने है ना यहाँ लिखा है कि द रिकंस्ट, अब इसने हैज बीन लेट आउट कर रखा है 1/10/23 से एंड वाज कंप्लीटेड। ठीक है साहब। द मंथली रेंट इज 10,000।
द मंथली रेंट इज 10,000। ओके, तो यहाँ पर ये कौन सा रेंट है भाई? रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 78 है। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 78 है, और द मंथली रेंट इज 10,000 पर मंथ है। तो 10,000 इंटू, कब से रेंट पे दिया है इसने? ये दे रखा है 1/10/23 से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, है ना? तो ये अक्टूबर से है ना, 6 महीने। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, एक्चुअल रेंट जो है, एक्चुअल रेंट 6 महीने का लेंगे कि 12 महीने का लेंगे? एक्चुअल रेंट 6 महीने का लेंगे कि 12 महीने का लेंगे? यहाँ पर आपका टेस्ट है बच्चों, यहाँ आपका टेस्ट है, 12 महीने का लेंगे। लेकिन बच्चे सुन, इसमें एक्सपेक्टेड रेंट तो है ही नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट तो है ही नहीं। एक्चुअल रेंट अपन 12 महीने का लेंगे, फिर वैकेंसी माइनस कर देंगे 6 महीने की, तो आएगा 6 महीने का ही, आएगा 6 महीने का ही। वैकेंसी बाद में माइनस हो जाएगी। लेकिन बस मेरा ये फॉर्मेट, अब इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, जिसने 6 महीने का ले लिया उसका भी सही हो जाएगा। लेकिन जहां पर अब एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, तब क्या कर लेते फिर? नहीं नहीं, यहाँ लिखा ना, द मंथली रेंट इज 10,000, तो मंथली रेंट इज 10,000 इज द रेंट। यार बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये अलग प्रॉपर्टी का रेंट है, ये 78,000 कौन सा रेंट है? लेट्स सी, आगे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। द कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर हाउस वॉट स्टार्टेड ऑन 1/4/23। कंस्ट्रक्शन चालू हुआ साला, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, तभी पूछ लो भैया। एंड कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 13/9/2023, 13/9/2023। अब बताओ बच्चों इसका क्या? आप इसका बताओ। हाँ वो बता, आगे पढ़ने तो दे बेटा तुम्हें। 1/4/23 एंड कंप्लीटेड 30/9/23 को। इसमें बताओ कुछ फ्री होगा कि नहीं होगा? फ्री होगा कि नहीं होगा? फ्री होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा, पूरा पोस्ट होगा, पूरा पोस्ट होगा। क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन खत्म कहाँ हो जाता है? जिस साल कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उससे पहले वाली 31 मार्च पे। तो करंट ईयर में पूरा की पूरा पोस्ट होगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना था? 1 लाख, 1 लाख। द मंथली रेंट इज 10,000। टेनेंट ऑल्सो पे 3,000 पर मंथ एज अ पावर बैकअप चार्जेस। अरे बाप रे, कंपोजिट रेंट भी डाल दिया। तो एक बात बताओ, ये 3,000 यहाँ टैक्सेबल होगा कि 3,000 अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा? नहीं श्रेया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो आप, है ना? आप कॉन्सेप्ट देखो, ये पूरा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ये जाएगा आपका अदर सोर्सेज में। 3,000 इंटू 12, तो ये अदर सोर्सेज की इनकम आएगी। एक तो आपकी 3,000 इंटू 12, तो आप इसको जब प्रॉपर फॉर्मेट से लिख के करेंगे ना, तो आपको एक एक चीज वहां लिखना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमने ये चीजें करी है। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 60 और 40, तो 1 लाख का है। 1 लाख, तो ये पूरा पोस्ट है। 1 लाख का फ्री 50%, 50% लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों से माइनस कर दो। लेट आउट और 50% दोनों से माइनस कर दो। अब ये पावर बैकअप है ना, पावर बैकअप, एक इधर देखो, यहाँ पर ये दे रखा है पावर एंड फ्यूल। अब मुझे बताओ, ये पावर एंड फ्यूल के जो चार्जेस है ये किसके रिलेटेड है? ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, तो ये यहाँ से हटाने पड़ेंगे बच्चों, ये यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, यहाँ प्रॉफिट में ऐड कर दोगे 24,000। और याद करो अदर सोर्सेज में मैंने आपको कहा है कि अदर सोर्सेज में तो हम एक्चुअल खर्चे माइनस करते हैं, तो माइनस कर देना। तो जहां आपने पावर की इनकम लिखी होगी, जो भी आपने पावर की इनकम लिखी होगी, उसमें से लेस कर देना 24,000। अदर सोर्सेज से रिलेटेड, अदर सोर्सेज से रिलेटेड है। तब हाउस प्रॉपर्टी बोल दिया होगा, इट्स पावर बैकअप अदर सोर्सेज से रिलेटेड। हाँ ये हो सकता है क्लिनिक में जनरेटर लगाया हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब उसका अजम्पशन डालूं, आप ये बोल सकते हो कि द पावर चार्जेस इज रिलेटेड टू दी
क्लिनिक ओनली, उसका assumption डालना पड़ेगा भाई फिर। तो यू कैन टेक द व्यू, बट मैं बोलता हूँ मस्ती मालतू में मत करो। हाँ 3,000 इंटू पावर बैकअप चार्जेस, हाँ 3,000 इंटू 6 ही करेंगे, अक्टूबर से ही लेंगे। 3,000 इंटू 6, पावर बैकअप चार्जेस ऐसा है। और इसमें ना पावर बैकअप चार्जेस भी है ना बच्चों, यार पावर बैकअप चार्जेस जो है कितने आ रहे हैं, 24,000 रुपये आ रहे हैं। और इससे कलेक्शन कितना किया है अपन ने, 3,000 इंटू 6, 18,000, 18,000 इज दी कलेक्शन। और खर्चे डाल रखे उसने कितने, 24,000। अब या तो ये कर रहा है कि भाई ये पूरे घर के पावर एक्सपेंसेस चार्जेस है, या फिर इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। देखते हैं आगे जाके। अभी तो यही मानते हैं कि इट इज रिलेटेड टू 3,000 ओनली। ही टूक अ हाउसिंग लोन, हाउसिंग यार एक ही चीज उन्हें मालूम है, उन्हें कितना कंफ्यूजन किया है यहाँ पे। ये 60,000 और 40,000 कितना होता है, 1 लाख। तो ये 1 लाख तो यहाँ ही दे रखा है इनने, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी भाई। ठीक है पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो पेड म्युनिसिपल टैक्स भी आ गया, म्युनिसिपल टैक्स आ गया 4,000 एंड 6,000। तो म्युनिसिपल टैक्स जितना पे होता है उतना माइनस होता है, तो ये पूरा माइनस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। 6 और 4 10। टेढ़ा क्वेश्चन है, तो पूरा पढ़े बिना सॉल्व नहीं कर सकते, एक बार पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। अदर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ ऑफ मिस्टर रोहित, सिस्टर इन लॉ of Mr. Rohit, who is in charge of accounts receivable department. However, in comparison to similar work, the reasonable salary of market rate is 30,000 रुपये पर मंथ, यानी 5,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा दिए हैं। 5,000 इंटू 12 तो 60,000 है। बेटा क्या साली रिलेटिव होती है क्या, साली क्या रिलेटिव होती है क्या, साली रिलेटिव होती है क्या? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे होती है, होती है। साली तो रिलेटिव होती है सर, लेकिन बेटा याद रखो 48 2 के लिए नहीं होती है, ये वो 56 to 10 के लिए होती है, 56 to 10 के लिए होती है। रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने आपको वहां पे 48 2 में लिखवाई थी। वहां पर था स्पाउस, चिल्ड्रन और असेंडेंट डिसेंडेंट ब्रदर सिस्टर वगैरह वो आते हैं, सिस्टर इन लॉ नहीं आती है। अब साला कितना बारीक पॉइंट पूछा बे, बहुत बारीक पॉइंट पूछा, बच्चे को निपटा दिया होगा उस अटेम्प्ट में, निपटा दिया, रोए होंगे बच्चे। तो बेचारे तो सिस्टर देख के ही यहाँ पर कुछ ना कुछ गेम कर देते होंगे। ठीक है साहब। Conveyance include a sum of rupees 12,000 incurred for conveyance from house to care hospital limited and vice versa in relation to employment. Conveyance expense include a sum of rupees 12,000 incurred for conveyance from house, घर से हॉस्पिटल जाना है जहां पर वो जॉब करता है, और हॉस्पिटल से यहाँ पे आना। भाई साहब इसने कन्वेंस एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिए, कन्वेंस एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिए 24,000। तो 24,000 में से 12,000 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटा, यानी पर्सनल खर्चे डाल रखे हैं। अब बताओ ये कन्वेंस एक्सपेंस जो है, कन्वेंस एक्सपेंस सैलरी के अंदर आते हैं कि नहीं आते? भाई कन्वेंस एक्सपेंस जो इसने पे करे, सैलरी में से डिडक्शन नहीं मिलती भैया, सैलरी में से तो डिडक्शन वो जो स्टैंडर्ड है वही मिलती है, वही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। हाँ अब इधर देखो, ये पावर एंड फ्यूल का कुछ ना कुछ लोचा था, मतलब आगे कोई ना कोई पॉइंट आएगा। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 6,000 इनकर्ड फॉर जनरेटर, यस, तो वो उसका डाउ उसने बिल्कुल सही बोला था। क्या नाम है अपना, श्रेयांश डागा भाई, आपने इनने सही बोला। वही मैं सोच रहा था कि यार इतने चार्जेस हुए, इतना खर्चा हो गया, तो हाउस क्या अदर सोर्सेज में क्या नेगेटिव शो कर सकते हैं क्या, तो फिर वो दिक्कत आती। यहाँ पे इन्हें लिखा इनकर्ड फॉर जनरेटर प्रोवाइडिंग बैकअप टू दी टेनेंट, तो 6,000 ही है, 24 में से 6,000 जो है वो किसके है, टेनेंट के है, तो वो हटाने पड़ेंगे, वो ऐड बैक करने पड़ेंगे। नहीं भाई, आप कन्वेंस अलाउंस सोच के क्या कर रहे हो, कन्वेंस एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीस इनकर्ड फॉर द कन्वेंस फ्रॉम, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि एम्प्लॉयर से मिला है?
हाउ वी आर अज्यूमिंग कि ये कन्वेंस अलाउंस ऐसा लिखा है कि कन्वेंस अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया, यानी वी केयर हॉस्पिटल ने कहाँ दिया है? वो कह रहा है कि चलो सही, उसके माइंड में आया कि सर कन्वेंस अलाउंस तो आपने बताया था हाउ आर यू सीबीडीटी के अंदर, तो अलाउंस कहाँ लिखा हुआ है ये? वेयर द वर्ड अलाउंस इज रिटर्न? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ ₹10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्स फॉर हिज हाउस। अब बाप रे, इधर 6,000 इधर 4,000, मतलब 10,000 ये है। ये 10,000 तो ये है, लेकिन ये म्युनिसिपल टैक्स पीएनएल में भी डाल रखा है, पीएनएल में भी डाल रखा है, तो हटाना पड़ेगा, म्युनिसिपल टैक्स ऐड करना पड़ जाएगा। टफ है, रियली टफ, रियली टफ। बोलना आसान है भाई कि यार कोई भी करना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, टफ मान के चलिए, ये बहुत टफ था। कितना उस एग्जाम के 3 घंटे में याद आना, बहुत बहुत मायने रखता है ये बात। क्लिनिक इक्विपमेंट्स डिटेल्स आर एज फॉलोस। तो क्लिनिक के इक्विपमेंट्स है उसके पास, ओपनिंग ओपनिंग डेप्रिसिएशन वगैरह निकालेंगे। फ्रेश परचेस वाज पेड इन कैश। भैया देखो ये सारे पॉइंट पूछ लिए। आपको याद है वहां पढ़ा था अपन ने कि असेट को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किस में कर देते हैं? कैश में, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो बस ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लीनिंग इक्विपमेंट पे 15% से मिलता है। ही ऑल्सो पे ट्यूशन फीस पे करिए, ट्यूशन फीस एटीसी याद ही आ जाएगा बच्चों, सुनते से एटीसी याद आ जाएगा ट्यूशन फीस के अंदर। ग्रैंड डॉटर, भाई साहब ग्रैंड डॉटर दे दिया। अब इतना बारीक पॉइंट बच्चा तो बच्चों के लिए कवर होती है यार, या तो आपको चाइल्ड के लिए होती है, ग्रैंड डॉटर के लिए थोड़ी होती है। विच इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है साहब, पीएनएल में नहीं आया, पीएनएल में नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, है ना? डिडक्शन मतलब पीएनएल में तो कुछ नहीं करा इसने, कैपिटल से ही माइनस किया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई चीजें हुई नहीं है, और इसकी एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगी, ग्रैंड डॉटर दे दिया। ही अवेल्ड अ लोन ऑफ 8 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक फॉर अ हायर एजुकेशन ऑफ, तो लोन लिया है 8 लाख का। ही रीपेड प्रिंसिपल 50,000, 50,000 का प्रिंसिपल, तो हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल माइनस होता है। वाओ, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल माइनस होता है, एजुकेशन लोन का प्रिंसिपल माइनस नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट माइनस होता है एटीई में। एटीई में किसके लिए ले सकते हैं? बेटे के लिए, बेटी ग्रैंड डॉटर होने के बाद बेटे को पढ़ा रहा है ये, और उसके लिए लोन लिया है, ठीक है, लिया होगा सब। यार घुमाओ तो भी, इतना मत घुमाओ यार, बेटे के लिए लोन ले लिया सब। दूसरा बेटा होगा छोटा, नाबालिग बेटा होगा इसका, रोहित का, 26,000 एटी में रिडक्शन दे। वो एजुकेशन लोन पीएनएल में भी है क्या? ये ला भैया, एजुकेशन लोन पीएनएल में भी, तो इन्फॉर्मेशन नहीं ले मिल पाएगी। क्वेश्चन देख के नींद उड़ गई, नींद, होश उड़ जाने चाहिए, नींद उड़ जानी चाहिए, एग्जाम तक नींद ही नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन देख के। सोना बंद कर दो बेटा, एग्जाम तक सोई मत तुम, सोना बंद कर दो, नींद उड़ जानी चाहिए, ठीक है ना? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग ट्राई करेंगे, सारे पॉइंट मैंने बोला है, डिस्कस किए मैंने, लेकिन ट्राई कैसे करना है समझ ले, वो पूरा फॉर्मेट पहले बना के रख लो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना पड़े ऐसा करके रख लो, फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़े। 3 महीने 2 महीने सोना छोड़ दो बेटा। एमसीक्यू भी टफ है, एमसीक्यू को भी सारा ट्रिकी बनाते हैं, 2-4 एमसीक्यू इजी आते हैं 30 नंबर में से, मतलब इनकम टैक्स जीएसटी मिला लो तो 10 नंबर के इजी आएंगे, 10-20 नंबर के लिए डिफिकल्ट। अच्छा ये पेपर है ना, अब जैसे ये पेपर है, चलो आपके सामने देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख के बेहोश हो गए होंगे बच्चे, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन है, तो अब ये ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन ही बेचारा एग्जाम में कितना लंबा सॉल्यूशन करेगा। ये स्लम सेल का क्वेश्चन है, स्लम सेल, देखो ये स्लम सेल का इजी क्वेश्चन है ना, स्लम सेल का इजी क्वेश्चन है। ये बन सकता था जो बच्चे स्लम सेल पढ़कर गए हैं, फिर मैं वही देख के बता रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं उनने कॉम्पनसेट करने की कोशिश की है क्या,
इस वाले क्वेश्चन में कॉम्पनसेट करने की कोशिश की है, इस वाले क्वेश्चन में। तो मतलब देखो, ट्रेंड इनका यही चल रहा है कि पहला क्वेश्चन टफ पूछने के बाद ये तीसरा चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पूछ लेते हैं। रिलेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हैं, मतलब तुमको बचाने वाला सेक्शन कौन सा है, तुमको बचाने वाले चैप्टर्स कौन से हैं, वो रिटर्न इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न, इनकम टैक्स व्हेन शुड बी फाइल, अपडेटेड रिटर्न का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, लॉस का रिटर्न नहीं भरते हैं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बचा रहे हैं आपको। सेट ऑफ वाला बचाएगा आपको, बच्चा पढ़ता ही नहीं है सेट ऑफ, वो पीजीबीबी में पगला जाता है, तो लगता है कि मेरे को पीजीबीबी जब तक 100% नहीं आएगा तब तक मेरा मेरे मैं सीए नहीं बन पाऊंगा। भाई ऐसा मत सोच। नींद उड़ा दी, सही में भी नींद उड़ा दी सुबह सुबह बोला क्या कर रहा है यार, करना क्या चाहता है। चलो अगला अटेम्प्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ इजी आ जाए। हे प्रभु बच्चों को बचाना, अगले अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया है आपके सामने। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। पहला क्वेश्चन है भाई, मिस्टर रमन, मिस्टर रमन, ये लो भाई, 15 नंबर का। भाई अभी पहले जो कर रहे हो वो तो कर रहा हो बेटा, तू दो नाव पे क्यों सवार हो रहा है, पहले ये तो कर ले, सब होगा, क्यों टेंशन कर रहा है। जिनके प्रोविजन पे ग्रिप है उनका इनकम टैक्स अच्छा जाता है, जिनने बस, क्या हो गया है भाई भैया, 5% बैटरी यार, रोज आके इसी टाइम पे खत्म क्यों होती है। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मोटर बाइक, ठीक है, एज अ प्रोपराइटर, 65 साल का है, रेसिडेंट है। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है, कैश बेसिस और मर्केंटाइल, तो मर्केंटाइल बेसिस। दिस बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो साहब एक घर बना लेते हैं, एक घर बना लेते हैं, ये घर का ग्राउंड फ्लोर है ना, दिस इज कैरिड आउट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ 2 स्टोरीड कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम, ठीक है साहब, ग्राउंड फ्लोर। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द घर, इस घर की डब्ल्यूडीवी 8 लाख है, 8 लाख है, 8 लाख। क्यों भैया, घर की डब्ल्यूडीवी क्यों दी है, तो डेप्रिसिएशन। फिर ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस, अबे कितनी बार बोलोगे भाई, ऊपर भी तो बोल दिया मर्केंटाइल बेसिस, नीचे बोल दिया अक्रूवल बेसिस, तो बच्चों को कितनी बार एक ही चीज, क्वेश्चन को बड़ा क्यों बना रहे हो। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा भैया नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, अब आ गया 925, मतलब छेड़ना है, नेट प्रॉफिट को छेड़ना है, छेड़ेंगे नेट प्रॉफिट को, इसमें ऐड लेस करते जाएंगे, ऐड लेस करते जाएंगे, और रेस्पेक्टिव वर्किंग नोट्स बने होंगे अदर हेड्स, अदर चैप्टर्स के, अदर हेड्स के, तो वहां डालते जाना। ट्रैवलिंग करी भाई ने, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है कि 9,25,000 बिफोर टैक्सेशन, मतलब इसमें से टैक्स माइनस नहीं है, बिफोर टैक्सेशन टैक्स माइनस, ये तो टैक्स होता भी नहीं, माइनस इनकम टैक्स का माइनस होता है, एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं, तो मतलब ये जो ऊपर बिल्डिंग दे रखी ना उसका डेप्रिसिएशन बाद में माइनस करना पड़ेगा। ये अरे एमटीपी आरटीपी का नहीं रे, पूरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्या बात कर रहा है, सितंबर 24। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 24,000 बीइंग एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन फॉरेन ट्रैवल, भाई विदेश पे खर्चा, विदेश ट्रैवल किया है, फॉर अटेंडिंग बिजनेस एग्जीबिशन एंड मीटिंग विथ वेंडर्स, सब मिलने गए हैं, बिजनेस ट्रिप, बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, ऑफ विच 40,000 इज इंकर्ड इन इंडियन करेंसी। अब भाई 240 में से 40,000 तो इंडियन करेंसी में हुए हैं और 2 लाख रुपए विदेशी करेंसी में है, तो टोटल मिला के हो गया 240। तो क्या है भाई, खर्चा तो कोई सी भी करेंसी में हो बिजनेस में, तुम इंडियन करेंसी में करो, तुम यूएसए की करेंसी में करो, तुम चाइनीज करेंसी में करो, मैंने कहाँ पढ़ा है तुमको पीजीबी के अलावा फॉरेन करेंसी के खर्चे नहीं आते, आते हैं, सब आते हैं। पावर मोड,
फिर अब रमन ने किया क्या है भाई, 240 का जो खर्चा किया है ना अभी में से, मिस्टर रमन है स्पेंड 10 days इन ताइवान। ताइवान गए हैं, एंड आउट ऑफ विच 4 days was utilized by him for attending the marriage ceremony से of vendor's son। या मतलब 4 दिन तो शादी में मजे किए इसने। और देख अभी देख आज देख तो इसने 4 दिन तो शादी में मजे कर लिए। अब मुझे बताओ यार, ये काम करो, ये 2,40,000 कितने दिन का खर्चा है? 2,40,000 कितने दिन का खर्चा है? 10 दिन का खर्चा है। इसमें से 4 दिन का खर्चा क्या दिख रहा है आपको? पर्सनल नेचर का दिख रहा है। तो ये पर्सनल नेचर का हटा दो भैया, पर्सनल नेचर का हटा दो। इन प्रपोर्शन टू नाइट डेज, ये निखिल सर ने पढ़ाया होगा आपको, या नाटा सर ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया? सुनो मेरी एक बात बताओ बच्चों, देखो यार मैं एक बात बोलूं, मैं एक बात बोलूं आपको, यार अगर किसी व्यापारी की बेटे की शादी में जा रहे हैं तो ये तो बिजनेस भी तो हो सकता है ना यार। व्यापारी जाएगा बेटे की शादी में, अपन जाएंगे, व्यवहार अच्छा रहेगा तो बिजनेस भी फल फूलेगा अपना। तो ये बिजनेस भी तो हो सकता है। आप मुझे बताओ, ये 4 दिन का मैं क्या क्या करूं भाई? 4 दिन का मैं क्या करूं? मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मैं इसको पर्सनल मान लूंगा, ठीक है, बाकी आगे देखते हैं, जो होगा अपन देखेंगे। अजम्पशन डाल दो, अजम्पशन डाल दो, बिजनेस रिलेशनशिप है, प्रूव कर दो कि कोई दिक्कत नहीं आती है। और वैसे भी कौन सा वहां पे आके वो असिस्टिंग ऑफिसर देख रहा था कि ताइवान में जाके तुमने वेंडर के बेटे की शादी अटेंड करी है? क्या इंस्टीट्यूट भी पागल जैसी बातें करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 9525। अब वो एक अलग बात है कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी तुम्हारे साथ गए वहां पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 9525 पेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन डिले इन डिपॉजिट। बच्चों देखो, जीएसटी आता है और जीएसटी का इंटरेस्ट भी आता है। अदम्पशन डाल दो, अदम्पशन डाल दो, आता है ना बच्चों? आता है कि नहीं आता है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इंटरेस्ट आता है। General expenses include 388 paid to a non-resident as a fee for technical services without deduction tax at source. Without deduction tax at source, TDS नहीं काटा, नॉन रेसिडेंट के लिए है। अब मुझे बताओ, ये 388 जो इसने खर्चा डाल रखा है, ये पीएनएल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये पीएनएल में नहीं आना चाहिए, और नॉन रेसिडेंट तो 100% डिसअलाउ। तो ऐड कर देंगे 388, ऐड कर देंगे 388। देखो, तो अभी आपका आपने क्या लिख रखा है, 925 लिख रखा होगा। तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में अजम्पशन ले लेना, आप बोल देना सारा बिजनेस के लिए, तो कुछ मत करना। जीएसटी का इंटरेस्ट आता है, उसका कुछ मत करना, पेनल्टी नहीं आती, इंटरेस्ट आता है। फिर जनरल एक्सपेंसेस नॉन नॉन रेसिडेंट वाले 100% डिसअलाउ कर दो। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 66,000 की है, फॉर एंटायर बिल्डिंग रिमेन अनपेड। फायर इंश्योरेंस अनपेड है। यार बच्चों, अनपेड वालों के लिए लगता है, अनपेड वालों के लिए एक सेक्शन लगता है बच्चों, एक सेक्शन 43B करके है, वो लगता है 43B करके। कुछ खर्चे पेमेंट बेसिस पे ही आते हैं। क्या वहां पे फायर इंश्योरेंस पढ़ा है क्या कभी मैंने? वहाँ इंश्योरेंस पढ़ा है क्या? वहाँ इंटरेस्ट पढ़ाया है तुमको? मैंने इंटरेस्ट पढ़ाया है लेकिन इंश्योरेंस नहीं पढ़ाया है, इंश्योरेंस नहीं पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत। अनपेड है तो अनपेड है, और क्यों अनपेड है, और पर वो मर्केंटाइल बेसिस पे फॉलो कर रहा है, तो क्या समस्या है? फिर एक्सपेंडिचर ऑफ 75,000 वॉज पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अंडर सेक्शन 35। दान धर्म कर लो या धंधा कर लो, लेकिन 35 वाला दान धर्म कर सकते हैं। आउट ऑफ विच 75,000, 50,000 वॉज यूटिलाइज टूवर्ड परचेस ऑफ लैंड बाय द रिसर्च एसोसिएशन। भाई 50,000 की जमीन खरीदी, अब बताओ क्या करूं? अब सब बच्चे ये पढ़कर जाते हैं कि जमीन की डिडक्शन नहीं मिलती। एक बात बताओ, जमीन वाला तुमको मैंने इन हाउस में पढ़ाया है कि डोनेशन देने में पढ़ाया है? इन हाउस में पढ़ाया है कि डोनेशन देने में पढ़ाया है? हमने जिसको डोनेशन दिया वो जो जो जिसका जो करना है वो करे यार, जो करना है वो करे। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च की और इन हाउस जमीन खरीदते हैं तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। डोनेशन देने के बाद वो जो करना है करे ना, हमको क्या करना है? हम थोड़ी उसका बैठ के ऑडिट करने वाले हैं। मिलना चाहिए, डिडक्शन मिलना चाहिए।
There is no such clause कि if you have given the donation, you should check it that he should not purchase the land. There is no provision like that. Allowed है. फालतू में बच्चों को क्या जोश आया था, अरे लैंड पढ़ाया था सर ने, लैंड की डिडक्शन नहीं मिलती, हटाओ, डिसअलाउ. भाई कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करना है इनकम टैक्स में. ही लेट आउट हिज फर्स्ट फ्लोर ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग. भाई लेट आउट कर दिया फटाफट से. जैसे ही जब हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट पड़ेगा ना, लेट आउट बना, दिमाग लगाना नहीं. एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, हायर, जीएबी सब लिख देना. ढूंढ के फिल कर देंगे, जो नहीं है वहां क्रॉस कर देंगे भलाई. फिर एक ये कर रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल एंड रिसीव रेंट ऑफ 35,000 की रेंट है, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह दे रखा है. ऑफ द बिल्डिंग वेर इक्वली पेड बाय बोथ रमन एंड अमन. तो भाई इसने किसको, अमन को दिया. ये रमन है और इसने अमन को दिया है. तो अब म्युनिसिपल टैक्स जो टेनेंट पे करता है वो माइनस नहीं होता है, जो ऑनर पे करता है वही माइनस होता है. रेंट रिसीव व्हाट क्रेडिटेड एंड म्युनिसिपल टैक्स 10,000 वाज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो रेंट रिसीव को क्रेडिट कर रखा है भाई ने, हटाओ. रेंट रिसीव को क्रेडिट कर रखा है तो हटाना पड़ेगा. और म्युनिसिपल टैक्स को डेबिट कर रखा है तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, रेंट रिसीव को लेस करना पड़ेगा. और इधर हाउस प्रॉपर्टी में शो करना पड़ेगा. तो ये हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है. ही सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड. अब जमीन बेच दी साहब. जमीन बेच दी मतलब कैपिटल गेन्स. तो भैया कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आया ना. कैसे स्टार्ट करोगे कैपिटल गेन आते से? सेल कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. अब क्वेश्चन में आगे पढ़ना चालू किया. ही एक्वायर्ड द लैंड फॉर रुपीज फॉर 40 lakhs एंड सोल्ड कितने में, 44 लाख में. चलो अच्छा है, भगवान की दया से ना स्टैम्प वैल्यू ना ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ये वो सब देते तो फिर पूरा वो फॉर्मूला पूरा वो करना पड़ता. नहीं दिया तो सेल कंसिडरेशन और ये हो गया 40 लाख. और गेन भी उनने दे ही रखा है तो फिर अपन ने क्या करा, 4 लाख का गेन है. 23 में खरीद के 22 में खरीद के 23 में बेच दी. शॉर्ट टर्म है भाई. शॉर्ट टर्म का इंडेक्सेशन नहीं करते. अच्छा पहले अटेम्प्ट में पहले करते, पहले ना इंडेक्सेशन का ज्यादा कॉन्सेप्ट था. अब तो है ही नहीं इतना. 23 जुलाई 2024 के बाद ये पुराना क्वेश्चन है. ऐसे शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता. क्वेश्चन तो अभी चालू हुआ है यार. क्वेश्चन हैज जस्ट स्टार्टेड. अब यार अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. आई इसका पीएनएल जो ऊपर लिखा हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है. ना ये डेबिट हुआ है ना ये क्रेडिट हुआ है. दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन. दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन. ना ये डेबिट है ना ये क्रेडिट है. तो इनका ट्रीटमेंट देखते हैं करना है कि नहीं करना है. मिस्टर रमन परचेज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर पॉल इंडस्ट्रीज. पॉल इंडस्ट्रीज से खरीदा. अब माइक्रो एंटरप्राइज, पॉल वाले जो है वो माइक्रो, अरे माइक्रो एंटरप्राइज तो याद आएगा भैया 43B का क्लॉज एच, सेक्शन 43B क्लॉज एच. अच्छा इनको पेमेंट कर देना है 49,000 का. हाउएवर देयर वाज नो पेमेंट टू पॉल इंडस्ट्रीज. हाउएवर द पेमेंट टू पॉल इंडस्ट्रीज वाज मेड ऑन 5/4/24 बाय चेक. नो रिटर्न एग्रीमेंट. तो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है तो बेटा कितने दिन में पे करना पड़ता है, 15 दिन में. बाद में पे किया तो इस साल नहीं आएगा. ये जो ये जो खर्चा है ना 49,000 इस साल नहीं, अगले साल आएगा. हटा दो इसको, पेंडल से हटाना पड़ेगा. तो मतलब सॉरी कुछ नहीं करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये माइनस नहीं होगा. ये खर्चा माइनस नहीं होगा. ये खर्चा माइनस नहीं होगा. ये खर्चा माइनस नहीं होगा. अगर देखो माइनस हुआ हुआ रहता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको एड लेस करना पड़ता है. लेकिन जब ये माइनस ही नहीं हुआ है तो कुछ थोड़ी करेंगे. एंड ठीक है, नो रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्टेड. अनदर सप्लायर मिसेस काल इंडस्ट्रीज. कॉल काल काल अ स्मॉल एंटरप्राइज. तो माइक्रो एंड स्मॉल दोनों के लिए सेक्शन लगता है. विथ whom also no agreement existed but payment was made. 1,34,000 का पेमेंट है इन कैश ऑन 5 अप्रैल 24. रॉ मटेरियल परचेज ऑन 31 मार्च 24.
पहले मुझे बताओ 43B(H) लग रहा है कि नहीं, सेक्शन 43B क्लॉज H लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पेमेंट टाइम पे हो गया है। 31 मार्च 24 को खरीदा और हमने 5 अप्रैल 24 को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। शाम वाली टाइमिंग रखें। 43 भी है, लेकिन सुनो बच्चों, पेमेंट किस में कर दिया, कैश में। फिर मैं समझाऊं कैसे ये पॉइंट। चलो ठीक है, अभी तो दिमाग नहीं लगाते इसमें, बताऊंगा तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी। बता देता हूँ यार, छोड़ो ना। इस पे 48(3) भी अट्रैक्ट नहीं हुआ बेटा, 48(3) भी अट्रैक्ट नहीं हुआ इसके ऊपर। क्या बात कर रहे हो सर आप? सर आप क्या बात कर रहे हो? होना तो चाहिए सर, 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में कर दिया, कहीं एक्सेप्शन भी नहीं पढ़ाया आपने तो। सुनो, हमने अगले साल कैश में पे किया है, अगले साल कैश में पे किया है, तो ये मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहा है। तो 31 मार्च पे तो ये खर्चा ड्यू रहा होगा, और ये ड्यू बेसिस के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर लेगा, क्योंकि 43B उस पर अट्रैक्ट होने नहीं वाला है, 43B अट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन बच्चे सुनना, आपको एक सेक्शन पढ़ाया था 48(3)(A), 48(3)(A) पढ़ाया था कि अगर किसी खर्चे की डिडक्शन आप ड्यू बेसिस पे ले लो, लेकिन अगले साल उसका पेमेंट आप किस में कर दो, कैश में, तो वो अगले साल की इनकम बन जाता है। कुछ याद आया आपको? कुछ ऐसा याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था कि आप डिडक्शन ले लो, इस बार तो मजे कर लो, लेकिन अगले साल आपकी वो इनकम बन जाएगा। देखते देखो इनने सॉल्यूशन में ये माना है कि नहीं माना है, मैंने देखा है, ये सोच पाए कि नहीं सॉल्यूशन मेकर्स ने ये सोचा है कि नहीं। 43B से अट्रैक्ट नहीं हुआ है, हाउएवर यस 48(3) है, अगले साल की इनकम बन जाएगी, लिख के रखा है इनने, अगले साल की इनकम में डालेंगे। ठीक है, रमन एक्वायर्ड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 2 लाख का, एंड उसको यूज करने लग गया है बिजनेस के लिए। और उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टर ओमिटेड एन एंट्री, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करी है, ओमिट कर दिया है। तो असेट है, ट्रेडमार्क तो असेट है, इसके ऊपर इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट है तो इसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। नहीं बेटा, सुन, परचेज किया है, परचेज 80 QQB RRB आप जो बोल रहे हो वो कब लगता है, जब हमें इनकम हो रही है, हमने तो यहाँ पर खरीदा है, तो यहाँ पर पेटेंट है, इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा 25% से, और इसको 15 जनवरी को पुट टू यूज किया है, तो इसके ऊपर हाफ रेट हो जाएगा, तो पेटेंट के ऊपर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन आएगा। फिर रमन, यार ये पॉइंट भी डाल दिया, मिस्टर रमन बॉट अ कार फॉर पर्सनल यूज। PS वालों थोड़ा सा ये टेक्निकल है भाई, तुम्हारे को मैंने नहीं स्किप करा था, क्लियरली स्किप करा था, आप लोगों को सी वालों बताया मैंने। मिस्टर रमन बॉट अ कार फॉर पर्सनल यूज 540 की, और उसने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया, लेकिन जब बिजनेस में यूज करना चालू किया तो 2,10,000 वैल्यू थी। आप मुझे बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा, 2,10,000 पे कि 540 पे? 2,10 पे कि 540 पे? नहीं, मैंने आपको क्लियर कहा था, वो पॉइंट बिल्डिंग पे अप्लाई होता है, याद करो मैंने कहा था वो पॉइंट सिर्फ बिल्डिंग पे अप्लाई होता है, जो कार है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन। एक ग्लिच मान लो आप एक तरीके से, याद करो सिर्फ बिल्डिंग पे वो पॉइंट एप्लीकेबल होता है। तो मैंने आपको बोला भी था कि वहां पे अगर आप लैपटॉप खरीदते हो और लैपटॉप का बाद में पर्सनल यूज करना चालू, बिजनेस यूज करना चालू कर देते हो, तो लैपटॉप की ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। पूछ लो भाई, सब पूछ लो।
अब ये आगे का यहाँ से अपन देख अगला वो और देखते हैं फटाफट 1% बैटरी कितनी देर चलता है। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी तो फिर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इस पर, मशीनरी के ऊपर 2.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा फुल रेट से 15 महीने। ही पेड ट्यूशन फीस फॉर एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर, 80 में रिडक्शन क्लेम कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर रमन इज इंकर 9500 इन कैश फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट 5000 होती है। ये तीनों क्वेश्चन 2 से 3 बार आप सॉल्व करें, 2 से 3 बार। 2 से 3 बार, ठीक है। है ना, मैं यहाँ पे फोकट की बात नहीं बोलूंगा कि ये मैनेजेबल था, इजीली बन जाएगा, नहीं बनता है। यहाँ बैठे बैठे बात करना और एग्जाम के उस 3 घंटे में करना, बच्चा अगर है ना यही क्वेश्चन ढंग से कर ले 3 घंटे में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आखिरी में नालायकों ने ओटीआर डीटीआर दोनों दे रखे हैं, पैनिक कर देते बच्चों को, पैनिक। तो अगर यू डोंट गेट दी फेमिलियर क्वेश्चन, अगर नए नए एडजस्टमेंट्स आए हैं तो 15 नंबर का क्वेश्चन शुड नॉट बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन होना ही नहीं, ठीक है। एक सेकंड बस मैं ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर जिनको जाना है वो जाए, फिर तुम्हारे जो डाउट हो वो आप बैठा हो बेटा, आराम से सबको बताऊंगा।